हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ। काफ़ी चर्चा में है और साथ ही साथ इसका इशू आज ही ओपन होने वाला है। तो हर्षा इंजीनियर्स के बिजनेस को समझते हैं और साथ ही साथ समझते हैं कि क्या इसमें लगाना रियली में वर्थ इट है और नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बिजनेस को समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कंपनी का फाइनेंशियल्स और फिर समझेंगे कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है और अभी मार्केट में इसमें लगाना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो कंपनी का सिंपल बिजनेस है। दो प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी के काम करते हैं। पहला है इंजीनियरिंग सर्विसेज, दूसरा है सोलर ईपीसी बिजनेस। तो कंपनी का जो मेन काम है वो है कंपनी का बियरिंग केज बनाने का काम है। बियरिंग केज क्या होता है? तो बियरिंग केज आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। तो बियरिंग का कुछ आउटपुट जो होता है वो इस तरीके का दिखता है। इसमें एक इनर रिंग होती है, एक आउटर रिंग होती है, एक केज होता है और रोलर्स होते हैं। तो ये जो केज वाला जो काम है वो कंपनी बियरिंग केज बनाने का जो बिजनेस है वो कंपनी करती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो यूज केस है वो होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, रेलवेज में, एविएशन में, एरोस्पेस में, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। तो अगर आपको मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है, बहुत ही कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है कि पर्टिकुलर इतने डायामीटर का बनना चाहिए। जैसे लाइक दे आर मेकिंग 20 mm to 2000 mm, तो आपको उसी डायामीटर का आपको हर बार चाहिए और उसकी जो प्रिसीजन होती है वो काफ़ी काफ़ी स्पेसिफिक होती है। तो वो जनरली क्या होता है कि यार आपकी कंपनी जो पहले खुद बनाती थी, बट अभी क्या होने लगे कि इसकी आउटसोर्सिंग होने लग गई है। तो अब स्पेसिफिक इस कंपनी के लिए ही एक कंपनी बनने लग गई है। तो उसमें से आप देखेंगे हर्षा इंजीनियरिंग इज द वन कंपनी जो केवल 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 आपका बियरिंग के जो केजेस हैं उसको बनाने पे फोकस करती है। तो इसमें इनके 3-4 बिजनेस आते हैं। उसमें आता है मेजर है जो बियरिंग केसेस का है, जिसमें ब्रास, स्टील और पॉलीअमाइड मटेरियल्स आप बोल सकते हैं। दूसरा हो जाता है कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रिसीजन। फिर वेल्डेड असेंबली एंड ब्रेस कास्टिंग, तो इनका कास्टिंग बनाने का भी काम है। कास्टिंग आपको मैं बताऊंगा इमेज तो आपको समझेगा। एंड केजेस एंड ब्रॉन्ज बुशिंग्स। और सोलर ईपीसी का बिजनेस है। तो सोलर ईपीसी का बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, केवल 6% मात्र रेवेन्यू इसका भी सोलर ईपीसी से आता है। बाकी सारा जो बिजनेस है वो इंजीनियरिंग काम से ही आता है, जो कि मैंने आपको दिखाया अबाउट द केजेस। एंड केजेस के साथ साथ जो बीयरिंग का जो बेसिक जो काम होता है वो ये करके देते हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी बड़ा है इनका। यूरोप से 40% रेवेन्यू आता है, चाइना से 14% रेवेन्यू आता है, अमेरिका से 7% और अदर से 7% आता है, जबकि इंडिया से केवल 32% ही रेवेन्यू आता है। तो यूरोप एक बहुत बड़ी एंटिटी है और वो इसके लिए एक रिस्क भी है, क्योंकि यूरोप में अभी रिसेशन की बातें चल रही है। तो हम रिस्क में पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि यूरोप किस तरह से इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और चाइना भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट अदरवाइज अगर हम देखते हैं रेवेन्यू किस तरह से ग्रोथ है, ये तो पिछले 3 सालों में FY20 से देखें तो 885 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 1321 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। मिलियंस में दिया हुआ है। तो 885 करोड़ से 1321 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू हो गया, जो कि 51% ग्रोथ है अगर हम YOY देखते हैं तो FY21 से 22 में। बट इस बिजनेस को ज़्यादा रेवेन्यू के पर से नहीं देख सकते, क्योंकि पिछले FY2021 में आपका थोड़ा सा बिजनेस जो है वो काफ़ी लो था, क्योंकि आपका कोविड चल रहा था। बट अब चीज़ें नॉर्मलाइज होने लग गई है। तो अब इन डिटेल समझते हैं कि बियरिंग केज के बिजनेस में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि यार एडवांस टूलिंग जो मैकेनिज्म होते हैं आजकल के, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, जो एरोस्पेस में जो व्हीकल जाते हैं, तो वहाँ पर जो बियरिंग्स का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, और वो काम में ये माहिर हैं। इनका काम ही बियरिंग केजेस बनाने का है और यहाँ पर इनके काफ़ी काफ़ी आउटपुट हैं वो बियरिंग केजेस के रिलेटेड है। तो इनके पास क्या है कि हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है और इनका मेजर काम यही है। तो इसके कारण इनका जो है पूरा जो आउटसोर्सिंग बिजनेस है वो जो दूसरी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके साथ इनका सबके साथ टाई अप है। तो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की अगर हम बिजनेस में देखें तो इनके पास 7205 बेयरिंग केजेस बनाने की कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा केजेस बनाते हैं, 295 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इसके अलावा पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो 1200 से ज़्यादा प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किए हैं बेयरिंग टाइप्स में। तो ये काफ़ी काफ़ी आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो उनके पास है, जिसमें आपका टेपर रोलर, डीप क्रो, एंगुलर थ्रस्ट, स्पेरिकल रोलर हो गया। तो अलग अलग तरीके के रोलर और प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इनका जो यूज केसेस है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे से लेके इंडस्ट्रियल मशीन, पंप्स, कंप्रेशर, OEMs, क्रशर्स, स्टील मिल्स, यूटिलिटीज, वाइट अप्लायंसेज, केमिकल, ब्लोअर प्रिवेंटेशन, ऑटोमोटिव पार्ट्स से लेके सब सारी तरीके के बिजनेसेस यहाँ पर इनसे सर्विसेज लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि यार अल्टीमेटली यार इनका जहाँ रेवेन्यू मिलेगा वो ये किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। तो ऑटोमोटिव पे डिपेंडेंट है। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले 2021 में उसका शेयर कितना था, तो ऑटोमोटिव का शेयर अगर हम देखेंगे तो 22.5% जो इनका यूज केस है वो
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, बाकी फिर एविएशन में 19%, 17% रेलवेज में। तो अगर वहाँ देखेंगे तो इस इंडस्ट्री का केगर रिटर्न 2022 से 2029 तक देखते हैं तो 5.8% है। मतलब वो इंडस्ट्री जो इनकी अल्टीमेट इंडस्ट्री है, मतलब मान लीजिए कि ये प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग है और ये इनका यूजर बेस है, मतलब इनका जो कस्टमर है, इनका कस्टमर कहाँ से आएगा, ऑटोमोटिव से, एविएशन से, जो ये वाले सारे बिजनेस है वहाँ से आएगा जो इनका यूजर बेस है। तो इनमें जितनी ग्रोथ होगी उतनी ही ग्रोथ इसमें होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो एक प्रॉक्सी है इन सारे बिजनेसेस का। तो आप मानते हैं कि ऑटोमोटिव, एविएशन, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग ये सब ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो बियरिंग वाला बिजनेस है वो ग्रो करेगा। और ये सारे लगभग लगभग 5 से 7% की आप ग्रोथ पकड़ सकते हैं कि 5 से 7% की ग्रोथ इन सारे बिजनेस में आने वाली है। तो अगर कंपनी थोड़ा सा भी ध्यान से काम करती है और थोड़ा सा अगर इसमें फोकस से काम करती है तो कहीं ना कहीं 7% की अगर मार्केट ग्रोथ है तो ये कम से कम 10% की ग्रोथ दे सकती है। दिस कैन बी एक्सपेक्टेशन जो आप लगा सकते हैं मार्केट में। वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 6.4% का केगर है और इंडिया की मार्केट में 8.3% का केगर है, क्योंकि इंडिया में जो ऑटोमोटिव है उसकी भी डिमांड बढ़ रही है, साथ ही साथ जो यहाँ पर प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर बहुत जो अक्रॉस वर्ल्ड है जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से होना स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पर जो आने वाले समय में डिमांड है वो काफ़ी बढ़ सकती है। तो 8.3% का केगर आप कह सकते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक बेयरिंग बिजनेस में मिल सकता है। इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो कस्टमर बेस है वो ग्लोबल बियरिंग इंडस्ट्री, ये जो टॉप 6 बियरिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके सबके साथ इनका टाई अप है। तो आप देखेंगे कि टॉप 5 कस्टमर से इनका 70% रेवेन्यू आता है। तो ये भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इनके पास एन्यूटी बिजनेस है और आप कह सकते हैं पिछले 10 सालों से इनके साथ कनेक्शन है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस वहाँ से मिलता है। नेगेटिव इसलिए कि अगर मान लीजिए एक भी कस्टमर किसी आपके कंपटीटर के पास चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो तीसरी चीज़ है वो यहाँ पर हर्ट कर सकती है वो रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से। 63% रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आता है, जो कि इनकी 25 कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट से शामिल है। बट इनका जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो इंडिया में आप देखेंगे तो इनका मेजर काम है आपका वो है बेयरिंग केजेस बनाने का। चाइना में भी बेयरिंग केजेस बनाने का ही काम है, बट रोमानिया में इनका जो है वो कास्टिंग बनाने का काम है। तो कास्टिंग और केजेस ये दो चीज़ें हैं। तो कास्टिंग क्या होती है कि एक मोल्ड्स जो होते हैं उसकी जो कास्टिंग होती है वो बनाने का काम किया जाता है। मोल्ड क्या होते हैं कि ढांचे बनाने के काम आते हैं। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर आपकी जो यूनिट होती है मैन्युफैक्चरिंग में उसमें कास्टिंग बनानी पड़ती है कि हमारे को यार पर्टिकुलर इस तरीके की मशीन के लिए इस तरह का ढांचा चाहिए। तो वो जो कास्टिंग होती है उसकी भी जो कैपेसिटी है अगर आप देखेंगे वो रोमानिया में 4596 मेट्रिक टन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके अलावा जो टोटल अगर हम बात करते हैं इनके जो बेयरिंग केजेस की कैपेसिटी तो 1086 मिलियन पीसेस की इंडिया में है, 11.2 मिलियन की आपका चाइना में है। तो चाइना में इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम पहले देख लेते हैं। तो रिस्क क्या क्या है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 50% से ज़्यादा रेवेन्यू जो कि मैंने आपको बताया 63% रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आता है, यूरोप और चाइना। और यूरोप में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिसेशन की बातें चल रही है और यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री को ही इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू को हिट आ सकता है। चाइना में क्योंकि हमारे साथ बॉर्डर इश्यूज़ भी हैं और दूसरी चीज़ है कि चाइना में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है और वहाँ पर भी कोविड चल रहा है। तो दैट कैन हर्ट द कंपनीज, मतलब जो आपने जो रिजल्ट्स आएंगे Q1 के Q2 के वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका हर्ट होता हुआ नजर आएगा। फिर आ जाते हैं कि यार इनका जो 70% रेवेन्यू है वो काफ़ी इनका टॉप 5 कस्टमर से आता है। तो वो एक प्रॉब्लम है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है। कंटीजेंट लायबिलिटी में इनका जो 90 करोड़ का कंटीजेंट लायबिलिटी है, जबकि इनकी बैलेंस शीट का 10% पार्ट जो कवर करता है वो थोड़ा रिस्की है। इनके जो ऑटो साइकिल है और केपेक्स है, ऑटो साइकिल और केपेक्स जो कि हमारे स्टील इंडस्ट्री और जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ है जो इनको इम्पेक्ट करती है, एविएशन हो गया, एविएशन में तो बूम रहने वाला है। बट इसके अलावा जो दूसरे जो इंडस्ट्री जो ऑटो साइकिल या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, जो यूरोप से रिलेटेड है, तो वहाँ पर अगर चीज़ें कम होती है तो कहीं ना कहीं इनको भी इम्पेक्ट पड़ेगा। और अल्टीमेटली इनमें भी यहाँ पर स्टील, ब्रास और इस तरीके की मेटल्स का यूज़ किया जाता है और वहाँ पर भी अगर रेटें बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा मार्जिन वाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है और इनके लिए रिस्क है इस पूरे आपको बिजनेस में अगर आपको लगाना है तो। वहीं अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में टिमकेन, एसकेएफ, सुंदरम फास्टनर्स, रोलेक्स रिंग्स करके इंडिया में अलाउड है। और इसमें रेवेन्यू केगर की बात करें तो 22% है जो सेकंड हाईएस्ट है। इबिटा केगर की बात करें तो 40% है जो भी सेकंड हाईएस्ट है टिमकेन के बाद। बट इबिटा मार्जिन वाइज बात करें तो ये बहुत ही लोएस्ट है 12.8% एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो एक प्रॉब्लम तो आपकी हर्षा इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी ये हो जाती है कि इबिटा मार्जिन इनको आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा। ईवी टू इबिटा के वैल्यूएशन में भी इनका इसलिए ईवी टू इबिटा यहाँ पर कम आता है। और ईवी टू सेल्स को नहीं देखेंगे, पीई देखेंगे, इसमें पीई भी 32.7 आता है जो लोएस्ट यहाँ पर है वैल्यूएशन टर्म्स में। कंपनी का वैल्यूएशन हम एक्सेल में करेंगे तो अब आ जाते हैं एक्सेल।
तो अब आ जाते हैं कि एक्सेल में हम समझते हैं कि कंपनी के जो पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स हैं वो मैंने यहाँ डाल दिए नेट सेल्स, और ये मिलियंस में है। तो आप, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो वो करोड़ में बोलूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। और यहाँ पे पैट है, तो ये पीएनएल मैंने सबसे पहले डाला हुआ है। नेट सेल्स अगर हम देखेंगे पिछले FY20 से FY22 में 8,885 करोड़ से 885 करोड़ से 1321 करोड़ हो चुकी है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि पिछले अजम्पशन लगते हैं FY23 और 24 का कि हम 10% ग्रोथ यहाँ पे मानते हैं, जो जनरल इंडस्ट्री की 7% है, और यहाँ पर अगर हम कंपनी को थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं 10% का। और साथ ही साथ इबिटा मार्जिन क्योंकि इस कंपनी का हमेशा से कम रहा है, तो हमने भी आने वाले समय में भी हम इसका एवरेज ले लेते हैं 10, 14, 13 का 12% का एवरेज। और अगर हम देखते हैं कि कंपनी का पैट है वो यहाँ पर 220 से 455 डबल, फिर 450 से 918 फिर डबल हुआ, बट ये 3 से 7% हो चुका है। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल में 5 और उसके अगले साल में 7% रहता है, मतलब FY24 के एंड में अगर 7% रहता है मार्जिन, तो 1,000 करोड़ का 1,1100 करोड़ के लमसम का इसमें पेट बनेगा। और यहाँ पर इबिटा देखेंगे तो 194 करोड़ का इबिटा यहाँ पर बनेगा। तो 111 का करोड़ का आपका पेट और 194 करोड़ का इबिटा बनेगा। उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन निकालते हैं, पी हमने जो लिया है, पी क्या किया है हमने, जो इनके जो अभी हमने जो पीयर्स देखे थे उनका अगर हम एवरेज पी लेते हैं तो वो 42.6 का है, जो कि हाईएस्ट है। बट अगर हम इसमें से हटा भी देते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा करके। बट अगर यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट या एवरेज पी लेते हैं और ईवी टू इबिटा का मल्टीपल भी एवरेज लेते हैं तो 194 इंटू 27, तो ऐसे करके हम एवरेज प्राइस जो बैठेगी वो 5,000 करोड़ का आपका आईपीओ की प्राइस बैठेगी। मतलब आपकी जो वैल्यूएशंस बैठेंगे 5,000 करोड़ के बैठेंगे, जबकि अभी जो आईपीओ इशू हो रहा है वो 3,000 करोड़ का हो रहा है। तो लगभग यहाँ पे 60% के लमसम का जो है आपका वो बन जाता है गेन और अपर साइड। तो ये आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कंपनी की अगर हम बात करते हैं कि कंपनी में यहाँ पर लोन कितना है, नेट डेट क्या है, तो कंपनी में 345 करोड़ का नेट डेट है। तो अगर हम अब आ जाते हैं कि यार कंपनी के वैल्यूएशंस को अब हम इसमें ट्वीक करते हैं कि यार मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वैसा नहीं होता है, और यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नहीं आती, या फिर आपका जो इबिटा मार्जिन है उतना सस्टेन नहीं होता है, या रिपोर्टेड पेट है वो 5% के लमसम ही रहता है, तो वो यहाँ पर आपकी चीज़ें उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। तो अभी जो जीएमपी चल रहा है इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 66-67% के लमसम का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। एंड अगर आपको कभी भी अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी बेसिक फिलोसफी है, अगर जीएमपी 65 या 50% से ऊपर चल रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लास्ट डे पे इन्वेस्टमेंट करना है। लास्ट डे पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, क्योंकि आप उससे पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद अगर चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि लाइक अभी जैसे अब इंटरेस्ट रेट आने वाली चेंज होने वाली है, आज यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा है, तो उसके कारण क्या होती है, चीज़ें चेंज हो जाती है और मार्केट कभी भी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। मार्केट ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो जीएमपी भी ब्रेकडाउन होते हैं, जीएमपी ब्रेकडाउन होते हैं तो आपकी जो आईपीओ की लिस्टिंग होती है वो पॉजिटिव जीएमपी होते हुए, जब आपने लगाया था तब पॉजिटिव जीएमपी था, बट जब आपका लिस्ट होता है शेयर तब नेगेटिव जीएमपी होने के कारण आपकी लिस्टिंग भी नेगेटिव हो सकती है। बट इस केस में मार्केट अभी काफ़ी स्ट्रेंथन है, काफ़ी पॉजिटिव है, तो हमारा ओपिनियन जो रहेगा वो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। और साथ ही साथ हमारा जो इसमें रहेगा वो आपका है कि लिस्टिंग डे पे ही आप इसमें एग्जिट ले लें, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके के यूरोप में हालचाल चल रहे हैं वो काफ़ी यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग है, और इसके लिए अभी हम फिलहाल ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि लिस्टिंग डे पर हम निकाल लेंगे और फिर इसको करेक्ट वैल्यूएशन पे, क्योंकि ये जो वैल्यूएशंस हैं वो हमने एवरेज वैल्यूएशंस लिए हैं और मेरे को लगता है कि इतने वैल्यूएशन इसको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसका जो बिट्टा मार्जिन है वो काफ़ी कम है। तो वो समय के रहते फिर हम देखेंगे, अगर आपको सही वैल्यूएशन मिलेगा तो हम एग्जिट, सही वैल्यूएशन मिलेगा तो हम एंट्री ले लेंगे। बाकी एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका, तो वो हमारे को ट्रैक करना पड़ेगा कि 1 और 2 क्वार्टर जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कभी भी एंट्री लेंगे अगर वैल्यूएशन जस्टिफाइड होते हैं तो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजमेंट हम देख लेते हैं लास्ट में। राजेंद्र शाह जो जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, उनको 35 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हरीश रंगवाला और विशाल रंगवाला, हरीश रंगवाला इसमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर ईपीसी का बिजनेस है वो देखते हैं, और विशाल रंगवाला का जो मेजर है वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना है हर्षा ग्रुप को, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट, ये सारी चीज़ें देखना है। पिलक शाह इज ऑल्सो द प्रमोटर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर है, जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में, और 13 साल का इनको भी एक्सपीरियंस है। तो ये सारे जो प्रमोटर्स हैं उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, करीबन 35 साल का एक्सपीरियंस है, और विशाल रंगवाला, पिलक शाह को 13 साल का एक्सपीरियंस है। तो द कम्युनिटी इज़ वेरी नाइस एज कम्पेयर टू, अगर हम देखते हैं वैल्यूएशंस वाइज तो वैल्यूएशंस काफ़ी यहाँ पर जस्टिफाइड नज़र आते हैं। तो आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन अगर आपको 50 से 60% का गेन लिस्टिंग डे पे मिलता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई विल अप्लाई फ्रॉम माई ऑल फैमिली के जितने भी अकाउंट्स हैं उनसे अप्लाई करेंगे, बट वी विल वेट कि कितना सब्सक्रिप्शन आता है, और साथ ही साथ लास्ट डे तक हम देखेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है और कितना जीएमपी चल रहा है, क्योंकि
अभी जो मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बिजनेस इज गुड, बिजनेस वाइज इज गुड, वैल्यूएशंस भी नॉर्मल है, क्योंकि अगर हम पी वाइज देखेंगे तो सबसे लोएस्ट पी इनका ही है। ईवी टू EBITDA भी इसको वैल्यूएशन कम मिला है। तो अगर आपको छोटी सी भी यहाँ पे री रेटिंग होती है, 16 का पी जो है, 16 का ईवी टू EBITDA अगर यहाँ पे आपको 22 या 24 का भी मिल जाता है, तो दिस कंपनी कैन बी, आपको मतलब अच्छा वैल्यूएशन गैप मिल सकता है। तो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारी तरफ से इसमें अप्लाई रहेगा, और अब वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच।